हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, this is what my third lecture for this chapter determinant. In our last lecture we have seen all the properties of determinant that you can see, and some of the questions, that is 2 to 3 questions. Okay, let me remind you all this property once again. फटाफट से मैं एक बार दिखा देता हूँ. The property 1 is what? अगर हम रो टू कॉलम में चेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट डजंट हैव एनी चेंज इन देयर वैल्यू, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. प्रॉपर्टी 2 में क्या है? अगर मैं रो इंटरचेंज करूँ या फिर कॉलम को इंटरचेंज करूँ, देन ऑलवेज आई नीड टू पुट नेगेटिव साइन आउटसाइड. दैट इज प्रॉपर्टी 2. प्रॉपर्टी 3 में अगर दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो, देन ऑलवेज आंसर वुड बी 0. दैट इज प्रॉपर्टी 3. प्रॉपर्टी 4 में अगर मैं किसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी k को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो वो हमेशा ही कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई डिटर्मिनेंट में से मैं कोई कांस्टेंट को कॉमन निकालूँ, तो वो कोई एक रो से निकालना है, हर एक रो से नहीं निकालना है. ठीक है, दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी 4. प्रॉपर्टी 5, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो कोई भी दो रो को आइडेंटिकल रखूँ एंड तीसरी रो जिसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर दो डिटर्मिनेंट के एडिशन को एक डिटर्मिनेंट में मुझे कन्वर्ट करना है, देन आई ऑलवेज नीड टू पुट टू रो इक्वल. दोनों डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल होनी चाहिए. देन एंड देन आई कैन ऐड थर्ड रो. तीसरी कोई भी रो मुझे उसके बाद ही ऐड करनी, उसके बाद ही मैं ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी 5. एंड प्रॉपर्टी 6, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी 6 में क्या है? अगर मैं किसी रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में डालूँ, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. वो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो हम इस तरह से ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. बट क्यों यूज़ करना है वो मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग जो भी नंबर, बड़े बड़े नंबर है, उसको कम से कम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ज़ीरो भी बना सकते हैं. सो और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में जितनी ज़्यादा जीरो हो उतना कैलकुलेशन कम होगा. ठीक है, सो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी. ओके, और उसके बेस से हमने एग्जांपल 10, 11, और ये तो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया था, एग्जांपल 11 एंड एग्जांपल 12 हमने देख लिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 13. ओके ओके, इन एग्जांपल नंबर 13 इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट. ओके, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 ऐसी कोई रो या कॉलम आ जाए, जब भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम पूरी की पूरी 1 1 1 आ जाए, तो हमेशा ही ये स्ट्रेटेजी याद रखना जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ. वो स्ट्रेटेजी से आपको तुरंत ही आंसर दिखाई देना चालू हो जाएगा. जैसे 1 1 1 है तो तुरंत 0 0 बना दो, है ना, 2 0 बन जाएंगे आराम से. कैसे? अगर मैं ये सेकंड रो को फर्स्ट रो में माइनस मल्टीप्लाई करके डाल दूँ, और थर्ड रो को सेकंड रो में माइनस मल्टीप्लाई करके डालना है. क्या करना है? मुझे रो 1 में चेंज करना है ना. रो 1 में चेंज किया ना, जैसे मैंने सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाला. जब भी मैं सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डालूंगा, तो चेंज कहाँ पे होगा? रो 1 में, है ना. सो रो 1 बिकम व्हाट? रो 1 बिकम रो 1 माइनस रो 2. वाई माइनस? बिकॉज मैंने बताया ना, रो 1 में मैंने सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके डाला है. सो अल्टीमेटली रो 1 माइनस रो 2. एंड सिमिलरली रो 2 को क्या चेंज किया? रो 2 में क्या चेंज हुआ? रो 2 में रो 3 से माइनस मल्टीप्लाई करके रो 2 में डाला है ना, तो रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3. ठीक है, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3. दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. जब भी 1 1 दिखाई दे, ये वाली स्ट्रेटेजी हमेशा ही अप्लाई करना, ताकि क्या हो जाए कि ये 1 है, ये वाला जो 1 है दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0. ठीक है, चलो ये 0 हो गया. और ये a माइनस बी, a माइनस बी एंड बी सी माइनस सी ए. ओके, देन सेकंड रो में चेंजेस क्या होगा? थर्ड रो को सेकंड रो में माइनस मल्टीप्लाई करके डाला है, तो अगेन 1 माइनस 1 0, फिर b माइनस सी एंड सी ए माइनस ए बी. बाकी जिसमें चेंज किस में नहीं होगा? लास्ट थर्ड रो में कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि
उसका तो हमने यूज़ किया है। ठीक है, सो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब आप देख सकते हो इसमें, जैसे इसमें क्या कॉमन निकल सकता है भाई, तो देखते चलो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। ये पहली रो एज इट इज़, इसमें सी कॉमन निकलता है। चलो सी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। चलो 0 बी माइनस सी, इसमें ए कॉमन निकल रहा है, ए इंटू सी माइनस बी। चलो अच्छा है, 1 सी ए बी। ओके, चलो अब मुझे, आपको पता है कि भाई कॉमन चीज़ें निकाल सकता हूँ मैं कॉमन रो में से, है ना। एक रो में से जो जो कॉमन है वो निकाल सकता हूँ। तो पहली रो में मैं ये a माइनस बी और ये b माइनस ए, अल्टीमेटली a माइनस बी ही हो सकता है ना, नेगेटिव बाहर रख के। तो पहली रो में से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल देता हूँ, a माइनस बी, है ना। तो क्या बचेगा पहली रो में, 0 1 एंड माइनस सी, है ना। मैंने बताया ना, जैसे ये b माइनस ए बन जाएगा a माइनस बी, तो नेगेटिव बाहर रख दिया, माइनस सी कर दिया, तो माइनस सी इंटू ए माइनस बी। सो ए माइनस बी एंड 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकालो, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो पहली रो में से ए माइनस बी कॉमन, दूसरी रो में से बी माइनस सी कॉमन, तो ये बन जाएगा 0 1 एंड माइनस ए, सिमिलरली जैसे फर्स्ट रो में हुआ वैसे ही, देन 1 सी एंड ए बी। अब आप देख सकते हो ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब मैं इसको एक्सपांड कर दूँ तो चल जाता है ना। अगर यहाँ से भी एक्सपांड नहीं करना है तो आप अगर ये दोनों 1 1 देख के आप वही चीज़ कर सकते हो वापस, है ना, रो 1 माइनस रो 2 वापस कर सकते हो। बट अगर नहीं करना है तो चल जाएगा, एक्सपांड कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि दो एक साथ में एक रो में 0 आ गया, तो उसी रो से हम करते हैं ना एक्सपांसन, इसी रो से हम एक्सपांसन करते हैं। चलो फिर इसी रो से एक्सपांसन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसी रो से एक्सपांसन करने पे, ये 1 है ना, ये 1 बचा सिर्फ, बाकी पहले दो तो 0 है। तो 1 इंटू, वो भी कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस आएगा, प्लस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, वो वाली रो एंड कॉलम निकाल के जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये रो और ये कॉलम निकाल दिया, बचा क्या, बस ये जो मैंने लिखा वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा। तो उसमें से क्रॉस में 1 इंटू माइनस है, दैट इज माइनस ए, माइनस माइनस प्लस सी। तो ये हुआ अपना फाइनली a माइनस बी माइनस सी, और इसको लिख सकते हैं c माइनस ए। सो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, ये डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। तो इसमें प्रूव करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। सो ये LHS इक्वल टू दिस वन। सबसे पहला स्टेप कौन सा लेंगे, तो अगेन मैंने बताया था 1 1 तो है नहीं इसमें, 3 अगर 1 1 होते तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दी थी, ऐसा करो कि हो जाएगा। अब इसमें तो ट्राई करो कि जितने हो सके उतने कम नंबर आए। तो मैंने क्या किया कि रो 2 को भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करके इसमें डाल दिया ताकि ये बी कैंसिल हो जाए, और रो 3 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने फर्स्ट में डाल दिया ताकि ये सी चेंज हो जाए, सी कैंसिल हो जाए, है ना। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये बी प्लस तो बी प्लस सी है बराबर, मैं रो 2 में से रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डालूंगा तो माइनस बी कैंसिल हो गया बी से, और रो 3 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डालूंगा तो सी भी कैंसिल हो जाएगा ना। सो फाइनली क्या बचेगा वहाँ पे, 0। तो ये चीज़ आप आराम से सोच के वहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगेन ए है बराबर, रो 2 से माइनस मल्टीप्लाई करके उसमें डाला है तो माइनस सी माइनस है, रो 3 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 में डाला है तो माइनस सी, तो ए कैंसिल, बचा क्या, माइनस 2c। ठीक है, माइनस 2c। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। क्या किया मैंने, रो 2 को भी माइनस मल्टीप्लाई करके डाला, रो 3 को भी माइनस मल्टीप्लाई करके डाल दिया, तो ये बचा ए कैंसिल, माइनस 2b बचा। वैसे ये सारे स्टेप तो हो जाते हैं एक्चुअल में डायरेक्टली, एक आध लेक्चर ज़्यादा होगा आपको समझने में, बाकी उसके बाद तो मेरे ख्याल से आप खुद से भी ये सब सोच के ये सब कर सकते हो, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। चलो मैंने ये पहला स्टेप कर दिया, बाकी कुछ मैंने किया नहीं है तो उसको एज इट इज़ रख देता हूँ। बाकी सब कुछ a प्लस सी बी एंड a प्लस बी। मुझे लिखना क्या है बाहर भाई, तो बाहर मुझे लिखना है रो 1 में ही चेंज किया ना, रो 1 टेंस टू रो 1, रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके डाला है मतलब माइनस रो 2, एंड रो 3 को भी माइनस मल्टीप्लाई करके डाला है मतलब माइनस रो 3। तो रो 1 में माइनस रो 2 एंड माइनस रो 3 डाल दिया, तो ये हो गया चेंजेस। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी आपको हर बार लिखनी है, विदाउट दिस प्रॉपर्टी
आपको मार्क्स पूरे के पूरे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करें, तो मैं एक काम करता हूँ, पहली रो में से -2 कॉमन निकाल देता हूँ, -2 कॉमन, तो बचा क्या, 0 B C, C A प्लस C एंड B A प्लस B। अब मुझे वापस देख के क्या पता चल रहा है भाई, तो ये B है, इसमें डालूंगा माइनस करके तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और C इसमें यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई करके डाल दूंगा तो यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, और इसको तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया, रो 2 में चेंजेस किया, रो 2 माइनस रो 1। अब कोई बंदा बोलेगा सर पहले आपने रो 1 माइनस रो 2 किया था यहाँ पे, फिर आप अगेन रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हो। कोई बात नहीं, कर सकते हो, जब तक आपको ऐसा लगे कि मुझे कम से कम वैल्यू लानी है तब तक आप रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करते रहो, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करते रहो, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो ये करने से क्या हुआ फायदा देखो, तो ऐसा करने से मुझे ये -2 एज इट इज, तो पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मैंने क्या सोचा क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे ये कमेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये मुझे यहाँ पे करना है ना, चेंजेस तो यहाँ पे होगा, रो 2 माइनस रो 1। अच्छा यहाँ पे क्या कमेंट लिख सकता हूँ, जैसे मैंने -2 कॉमन निकाला ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रो 1 बिकम रो 1 डिवाइडेड बाय -2, ऐसा, मतलब रो 1 को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा हो गया ना। तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और ये लिखना अच्छा भी है, नहीं लिखोगे तो भी मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। एक आध जगह पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लगभग तो प्रॉपर्टी आप लिखोगे, बट एक आध जगह पे प्रॉपर्टी अगर नहीं लिख रहे हो तो उससे कोई ज़्यादा मार्क्स में चेंज होगा नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। बट हो सके जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे लिखते रहो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पहली रो में चेंज किया था, -2 कॉमन निकाला था, सो रो 1 में मैंने एक्चुअल में -2 डिवाइड कर दिया है, एक्चुअल में वो हुआ ना, -2 डिवाइड किया ताकि ये बना है, -2 कॉमन निकाला, अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे -2 डिवाइड किया ताकि ये 0 का 0, -2 डिवाइड करने से ये C बन गया, -2 डिवाइड करने से ये B बन गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, मैंने जो बताया वही कि C को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया, रो 2 में से ये कैंसिल हो गया, और B को यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया तो ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली आप वही चीज़ फर्स्ट रो को यूज़ करके थर्ड रो में भी डाल सकते हो, ये C को माइनस मल्टीप्लाई करके मैंने थर्ड रो में भी डाला तो 0 हो गया, B को भी माइनस मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में डाला तो ये -B कैंसिल हो गया, B और ये -B 0 हो कैंसिल हो गया, सो A बचा सिर्फ। तो मैं ये दो प्रॉपर्टी एक साथ में यूज़ करता हूँ, रो 3 में भी चेंज कर रहा हूँ, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में भी रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, चलो फाइनली 0 की वजह से ये दोनों तो कुछ चेंजेस, ये दोनों में कुछ चेंजेस होगा नहीं। अब ये मैंने बताया ना, A प्लस C था, ऊपर से -C आया तो C कैंसिल, बचा क्या, A। ठीक है, चलो तो मैंने डायरेक्टली A लिख दिया, चलो यहाँ पे, फिर ये B माइनस B कैंसिल 0, फिर ये C माइनस C कैंसिल 0, A प्लस B माइनस B दैट इज B कैंसिल A, बस ये हो गया हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। अब आप देख सकते हो जितने होते हैं उतने ज़्यादा 0 यहाँ पे मिल गए मुझे, ये 1 0, ये 2 0, 3 0, एक रो में एक साथ में 2 0 नहीं मिले, कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम आगे एक्सपांसन कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। चलो तो फिर एक्सपांसन कर लिया, फर्स्ट रो से से एक्सपांसन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पहला तो 0 है, फिर नेक्स्ट क्या है, C को नेगेटिव रख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बचा क्या, AB -0, ओके, देन B का नंबर प्लस B इंटू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, जो रो एंड कॉलम को निकाल के बचेगा वो, तो क्या बचा, 0 माइनस AC, तो फाइनली क्या बना फिर, -2 इंटू ये -ABC दैट इज -2ABC, -2 इंटू -2ABC, it become 4ABC, that is our RHS। ठीक है, okay, so RHS is 4ABC, hence proved। okay, example 15, if XYZ are different, XYZ are different means X not equal to Y, Y not equal to Z। okay, मतलब X एंड Y इक्वल नहीं है, Y और Z इक्वल नहीं है, और X और Z भी इक्वल नहीं है,
एंड दिस डिटर्मिनेट इक्वल टू 0, देन प्रूव दिस। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस डिटर्मिनेट इक्वल टू 0। ओके, इसको दो डिटर्मिनेट में मैंने कन्वर्ट करके रख दिया है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम बचे। आप देख सकते हो पहली और दूसरी कॉलम एज इट इज़ रखी है मैंने आइडेंटिकल, और थर्ड कॉलम को मैंने दो डिटर्मिनेट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 1 1 1 x क्यूब y क्यूब z क्यूब, दैट आई कैन डू बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। ओके, और इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी 4 या 3 कुछ भी यूज़ किए, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरी कोई प्रॉपर्टी हो तो लिखो, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। नाउ नेक्स्ट, अब मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में पहला डिटर्मिनेट तो मैंने एज इट इज़ रख दिया है। अब दूसरे डिटर्मिनेट में मुझे क्या दिख रहा है कि चलो प्लस पहले एज इट इज़। पहली रो में से मैं क्या कॉमन निकल सकता हूँ, x। दूसरी रो में से क्या कॉमन निकल सकता है, y। और तीसरी रो में क्या कॉमन निकल सकता है, z। सो आप देख सकते हो पहली रो में से x कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1, या x स्क्वायर में से x क्यूब में से x स्क्वायर। फिर दूसरी रो में y स्क्वायर y क्यूब, उसमें से y कॉमन निकाला तो बचा क्या, 1y एंड y स्क्वायर। और तीसरी रो में 1z एंड z स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये जो डिटर्मिनेट है, ये डिटर्मिनेट और ये डिटर्मिनेट ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स और वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 1 1 1 वही एलिमेंट है, बस कॉलम अंदर अंदर अलग है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 वाली पहली कॉलम है और यहाँ पे वही कॉलम लास्ट में है। तो चलो मैं कोई एक, या तो ये डिटर्मिनेट या तो ये, दोनों में से कोई एक डिटर्मिनेट को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे एक देखो, एक नया रास्ता जो इंटरचेंज करते हैं हम कॉलम को, वो इंटरचेंज करने वाला रास्ता एक नया भी है। एक्चुअल में वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, बट आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेप भी बचेगा, बड़ा से एक स्टेप भी बचेगा और दिक्कत भी नहीं होगी, आप फटाफट से आंसर भी बना सकते हो। तो वो इंटरचेंज क्या है वो देखो। जैसे अगर थर्ड कॉलम को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, ये साइक्लिक इंटरचेंज है, देखो। तो फर्स्ट को थर्ड नहीं बनाना है, फर्स्ट को सेकंड बना देना है और सेकंड को थर्ड बना देना है। तो ऐसा करने से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने 3 इंटरचेंज किए, एक्चुअल में 3 नहीं किए हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही इंटरचेंज किए हैं। समझ लो अगर मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, बराबर। तो मैं कॉलम 3 को पहले अगर कॉलम 1 बना रहा हूँ और कॉलम 1 को कॉलम 2, कॉलम 2 को कॉलम 3, ऐसा बना रहा हूँ, तो फाइनली डिटरमिनेंट में आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, ऐसा बनना चाहिए ना आंसर, ठीक है ना। क्योंकि कॉलम 3 को पहले ले लिया, कॉलम 1 को सेकंड में ले लिया और कॉलम 2 को थर्ड में ले लिया, ऐसा किया मैंने। अब उसको मैं अपने पुराने तरीके से कर रहा हूँ, इंटरचेंज करके। तो चलो लास्ट के 2 इंटरचेंज किए, फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज किया, तो क्या हुआ देखो। तो उसमें चेंज हुआ कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1, बस मैंने इसको ही चेंज किया है ना, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को अंदर अंदर चेंज किया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 3 पहली पोजीशन फिक्स हो गई, ओके। अब मैं ये दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, कॉलम 2 एंड कॉलम 1 को। तो आप देख सकते हो मुझे ये वाला आंसर दिख जाएगा, चेक करो। कॉलम 2 एंड कॉलम 1 इंटरचेंज करने से कॉलम 2 सेकंड में थर्ड हो गया और कॉलम 1 थर्ड से फर्स्ट हो गया। देख सकते हो कॉलम 2 बन गया थर्ड एंड कॉलम 1 बन गया सेकंड। सो आपने ये देखा कि ये इंटरचेंज, साइक्लिक इंटरचेंज की वजह से मैंने 2 बार इंटरचेंज किए। साइक्लिक इंटरचेंज कैसे होता है, 2 बार इंटरचेंज करने से होता है। इसीलिए एक्चुअल में 2 बार इंटरचेंज किया तो नेगेटिव साइन 2 बार बाहर आएगा, है ना। जैसे ऐसा ये वाला इंटरचेंज करने पे नेगेटिव साइन बाहर आया, बाहर, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन बाहर, और दूसरी बार वापस इंटरचेंज किया तो वापस दूसरी बार नेगेटिव साइन बाहर आया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स कि पॉजिटिव बाहर आ जाता है। तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ पता चल रहा है। अगर मैं रो को अंदर अंदर इंटरचेंज कर रहा हूँ तो एक्चुअल में नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। दूसरी बार वापस रो को इंटरचेंज कर देता हूँ तो वापस नेगेटिव बाहर आता है। तो एक्चुअल में ये 2 बार इंटरचेंज किया तो 2 बार नेगेटिव बाहर आया, इट मीन्स कि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वापस वही लिख सकते हैं ना। तो जब भी मैं साइक्लिक इंटरचेंज कर रहा हूँ तो मैं नेगेटिव साइन बाहर नहीं लिखूंगा, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन। तो मैं यहाँ पे साइक्लिक इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो देखो एक मिनट। तो लास्ट रो को, जैसे मैं ये लास्ट कॉलम को पहले कॉलम बना देता हूँ, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बनाऊंगा एक्स वाई जेड, एंड सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम बनाऊंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप देख सकते हो ऐसा करने से मेरे पास जो ये पुराना मैट्रिक्स था, पुराना डिटर्मिनेंट यहाँ पे,
वही मतलब यहाँ पे बनाना था ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ, तो ये वही बन गया देखो, है ना। बाकी सब कुछ एज इट इज़, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ऊपर से एज इट इज़ लिख दिया मैंने, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज किया है, इक्वल टू 0। अब मैंने चेंज किया तो एक साथ में मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि कॉलम 3 बिकम कॉलम 2 एंड कॉलम 2 बिकम कॉलम 1। कॉलम 3 एंड कॉलम 2 को या फिर ऐसा करो कि कॉलम 3 एंड कॉलम 1 को इंटरचेंज कर लिया एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लिया। कोई भी दो लिख लो अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, चलेगा। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है ना। साइक्लिक इंटरचेंज ऐसा लिखना, ऐसा नहीं लिखना है साइक्लिक इंटरचेंज किया, आपको कोई भी दो इंटरचेंज लिख देने हैं, कॉलम 3 1 2 3 अंदर अंदर, है ना, अंदर अंदर लिखने हैं चेंजेस 1 एंड 3 के बीच में। आप 1 2 3 भी लिख सकते हो भाई, ऐसे 1 2 यहाँ पे 3 एंड 2 2 3, बस ये लिख दो चल जाएगा। 3 2 1 लिखो या 1 2 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बस ये दो डिटर्मिनेंट हो गए, ये दो डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल दो, तो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन। तो बचा क्या भाई, रिमेनिंग टर्म इज, इस तरफ यहाँ पे 1 बचा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और इस तरफ क्या बचा, ये कॉमन निकालने पे एक्स वाई जेड बचा, इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, अगर ये क्वेश्चन समझ लो 4 मार्क्स में पूछा गया है तो फिर ये वाले डिटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व करो। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तो ये वाले डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन डायरेक्टली मैं बोल देता हूं, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब कोई बंदा बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये वाला फॉर्मूला कब पढ़ाया आपने, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने अब तक तो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, अब तक मैंने प्रूव भी नहीं किया इस तरह की कोई चीज़। हाँ, ये वाला फॉर्मूला एक बार आंसर में आया है हमारे, कहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन में, जब मैंने कोई एग्जाम्पल 13 इवेल्यूट किया था तब आंसर ये वाला बना था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वही x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज हुआ है तो। बट वो क्वेश्चन और ये थोड़ा डिफरेंट है ना, उसका मतलब ये और वो डिटर्मिनेंट दोनों एक्चुअल में इक्वल ही होंगे ना, तो है ना, एक्चुअल में वो इक्वल ही है। वो कोई एक लेक्चर में हम प्रूव करेंगे, जब ये वाला लेक्चर, ये वाला क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा ना, तब मैं प्रूव करवाऊंगा कि ये और वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, चलो इसको प्रूव करने का क्वेश्चन अलग से है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, सो दैट वी विल सी लेटर ऑन, इसको अलग से प्रूव कर लेंगे। अभी तो मैं फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, बस आपको देखा दिया और बोल दिया कि अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन है तो इसको अलग से वापस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, एज वी नो दैट, ऐसा करके लिख दो साइड में कि एज वी नो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, x इक्वल टू वाई, यहाँ से पहला x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओके, फिर y माइनस जेड इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। बट एज वी नो दैट ये क्या हो जाता है, पहला x इक्वल टू वाई हो जाता है ना, ये y इक्वल टू z और ये z इक्वल टू x, बट x डज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, हैंस दिस वन इज अवर आंसर। ओके, उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है ना, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, सो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 16, सो दैट दिस LHS इक्वल टू RHS, और RHS में भी 2 है, कोई बात नहीं, इसको अंदर ABC मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये वाला बन जाएगा। सो इट मीन्स कि ये कोई मैटर नहीं करेगा इतना ज़्यादा, हमको ये प्रूव करना है एक्चुअल में। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी नंबर है उससे कुछ अलग है, यहाँ पे 1/a 1/b 1/c वाला फॉर्मेट है। तो एक बार कोशिश ऐसी करो कि ये सब 1/a 1/b 1/c के फॉर्म में पहले से ही कन्वर्ट हो जाए। तो दिखाता हूँ, चलो, LHS इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया है LHS इक्वल टू 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c दिया है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, पहली रो में 1/a बना सकता हूँ, कैसे, तो अगर मैं सोचूं कि a कॉमन निकाल दूँ तो ये 1 प्लस a क्या बन जाएगा, 1 प्लस a बिकम a, अगर कॉमन निकालूँ तो क्या बनेगा, a इंटू a बाहर निकाल दिया तो क्या बना, 1/a प्लस 1, ऐसा बना ना, पता चल रहा है। यहाँ पे a अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, a को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, a इंटू 1/a दैट इज 1 एंड a इंटू 1 दैट इज a, सो आई कैन राइट 1 प्लस a इक्वल टू दिस वन, है ना। तो ये इसमें से a कॉमन निकालने पे ऐसा बन गया,
और आपको मेरे ख्याल से पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी कॉमन निकालते हैं और वो अगर है नहीं तो उससे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। फिर सेकंड रो में से भी अगर मुझे ए कॉमन निकालना है तो मेरे पास ए है नहीं, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। मल्टीप्लाई किया हुआ जो ए है वो बाहर रख देता हूँ और डिवाइड किया हुआ ए है वो यहाँ पर रखता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। मतलब इस तरह से पहली रो में ए कॉमन निकाला, मतलब पहला एलिमेंट में ए कॉमन निकाला तो 1/a+1, ये ए 1 को लिख दिया a/a और ये भी 1 को a/a लिख दिया। एक्चुअल में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बट ये आपको मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा कि अब मैं ए कॉमन निकल सकता हूँ। सिमिलरली मैं बी कॉमन निकल सकता हूँ, सी कॉमन निकल सकता हूँ, ताकि ये स्टेप कैसे बनेगी देखो। पहली रो में से अगर मैं ए कॉमन निकालूँ, दूसरी रो में से मुझे बी कॉमन निकालना है, ठीक है। पहली रो में से मैंने ए कॉमन निकाला, दूसरी में से बी, और तीसरी रो में से मुझे सी कॉमन निकालना है, तो ए बी सी कॉमन निकल गया, ताकि सभी टर्म 1/a 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 पहली रो में बन जाएगा, 1/b दूसरी रो में बनेगा, 1/c तीसरी रो में बनेगा। वही मुझे चाहिए था। ये एक्चुअल में 1/a 1/b 1/c का फॉर्मेट लाने के लिए मैंने किया है स्पेशली, ठीक है। सो पहली रो में क्या बचा, 1/a+1, ऊपर वाला a निकल गया है, नीचे वाला a बचा। सिमिलरली ऊपर वाला a निकल गया है, नीचे वाला a बचा, ठीक है ना। अब ऐसा समझ लो कि a वापस में ये वाला a वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ करता हूँ तो ये वापस बन जाता है क्या, 1+a 1 1। तो हाँ, a मल्टीप्लाई करने पे 1/a वापस a/a दैट इज़ 1, a/a दैट इज़ 1, और ये भी 1+a बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी वाली रो से अगर मैं b कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 1/b, ये 1+b क्या बनेगा, 1/b+1, और 1 क्या बन जाएगा, 1/b। तीसरी रो में से अगर c कॉमन निकालो तो 1 बन जाएगा 1/c, 1 बन जाएगा 1/c, 1/c+1। लाइक दिस वी कैन राइट। क्लियर। तो ये आपको परफेक्टली समझ के लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया एक्चुअल में, तो रो 1 में मैंने a मल्टीप्लाई किया है ना, सॉरी a कॉमन निकाला है ना, तो a से डिवाइड किया। सो रो 1/a, रो 1 में ये चेंज हुआ। रो 2 ऑल्सो बिकम रो 2/b एंड रो 3 बिकम रो 3/c। रो 3 को भी मैंने c से डिवाइड किया, रो 1 को a से डिवाइड किया एंड रो 2 को b से डिवाइड किया। तो ये वाले चेंजेस मैंने किए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1, ये वाला फॉर्मेट मुझे देखो सभी रो में दिख रहे हैं, सभी कॉलम में। अगर मैं ये तीनों की तीनों कॉलम को ये तीनों की तीनों रो ऐड कर दूँ, मतलब ये तीसरी वाली रो को रो 1 में ऐड कर देता हूँ, दूसरी वाली रो को भी इसमें ऐड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा देखो, 1/a+1 प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी वही बन जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c, और ये भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज हियर कि रो 2 को और रो 3 को दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई करके मैं रो 1 में डाल रहा हूँ। तो रो 1 बिकम्स व्हाट, रो 1 को रो 2 से 1, रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डाल दिया, एंड रो 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डाल दिया। सो बिकम रो 1 बिकम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। हैंस ये वाला एलिमेंट पहला वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये भी यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हाँ भाई, ओके। तो ये ऐसा एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मेट ये वाला, हाँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सभी पहली रो के ये सभी एलिमेंट इस तरह के बन गए, सो दैट आई कैन कॉमन इट आउट। मैं एक उसको कॉमन निकाल सकता हूँ, और बाकी के जो एलिमेंट है उसको मैं एज इट इज लिख दूँ, तो क्या बनेगा भाई, 1/b प्लस 1, ये 1/b पहला वाला, एंड लास्ट वाला 1/b। मैंने बताया ना, जिसमें चेंज नहीं है वो एज इट इज लिख दो हमेशा ही। ओके, फिर आप मुझे पहली रो में से मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा भाई, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये कॉमन पहली रो में से। तो क्या बचा, जो बचा कुचा डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहली रो तो 1 1 1 बन गई, ठीक है। दूसरी रो और तीसरी रो तो एज इट इज़ जो भी है वो, मुझे कोई चेंज चाहिए ही नहीं वहाँ पे अभी तो फिलहाल, है ना।
1/c प्लस 1। ओके, क्या मैंने चेंज किया? तो रो 1 को किससे डिवाइड किया भाई? रो 1 बाई 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना? क्योंकि इसी से डिवाइड करने पे वो पूरे के पूरे एलिमेंट 1 1 1 बन जाएंगे ना, इसीलिए रो 1 में मैंने रो 1 को पूरी रो 1 को इससे डिवाइड कर लिया, ताकि वो कॉमन निकल गया। एक्चुअल में वही समझ सकते हैं, लेकिन लिखना है तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो अब 0 बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 0 बनाना है तो कैसे बनाना है? जब भी 1 1 1 दिखाई दे, पूरी की पूरी रो 1 1 1 दिखाई दे, तब 0 वाले आइडिया आने चाहिए, वो वाली स्ट्रेटेजी। तो क्या करो कि कॉलम 2 को कॉलम 1 में डाल दो माइनस से मल्टीप्लाई करके, और कॉलम 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में डाल दो। तो कॉलम 1 में चेंज होगा पहले, वो क्या होगा? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये चेंजेस हो गया पहला वाला। सो आप देख सकते हो 1 - 1 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई 1/b, आपको बता देता हूँ वंस अगेन 1, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला तो 1 - 1 0, ये 1/b माइनस 1/b कैंसल -1, सो बन गया -1, और ये 1/c कैंसल 0, ठीक है? 1 1 कैंसल 0, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b दैट इज 1, 1/c कैंसल दैट इज -1, 1 1/b 1/c प्लस 1। ओके, सो फाइनली ये जो भी था वो एज इट इज। और अगर मैं इसको फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड करूँ, तो ये 1 इंटू दिस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा भाई? 1 - 0, सो आंसर वुड बी 1, है ना? इसका आंसर तो 1 ही आएगा। सो फाइनली यही हमारा आंसर बन गया, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c इज योर आंसर। तो ये RHS हो गया। RHS में पहला वाला आंसर ये है, और अगर मुझे दूसरा वाला आंसर बनाना है तो ABC को मल्टीप्लाई कर लो सबके अंदर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू ABC दैट इज ABC प्लस ABC बाई A विच इज BC प्लस ABC बाई B विच इज AC प्लस ABC बाई C विच इज AB, सो दैट इज अवर सेकंड आंसर, है ना? सो ये दोनों RHS हो गए, सॉरी RHS 1 एंड RHS 2। ओके, ये तो हुए। सो ये जो है वो सब एग्जाम्पल थे अभी तक के। अब उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 ही बची है सिर्फ, उसमें से भी मैंने मेरे ख्याल से 4th वाला क्वेश्चन करवा दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, सिमिलर जैसा था, इसीलिए बाकी बचे 1 2 3 4 5 4 निकल गया, 5 एंड 6, एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सभी बाकी है। वैसे ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है ना, वो सब टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, सो वीडियो तो लंबा वैसे थोड़ा बहुत तो बनने ही वाला है, बट फिर भी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी यहाँ पे फिलहाल जो इजी वाले क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ अभी फिलहाल, और आप खुद से पहले ट्राई करो। अभी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, मैं यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करने के बाद जब आंसर आ जाए, कंप्लीटली हो जाए, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखना, ठीक है? तो 1-2 मिनट में वो सॉल्यूशन भी मैं दिखा दूंगा। तो पहले खुद से ट्राई करो, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो जाए अभी, और वो खुद से ट्राई करने हैं आपको। मैं अभी ही सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, चलो। एंड वन मोर थिंग, इसमें ऊपर जो लिखा है वो देखना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपांडिंग। मतलब ये सभी जो 1 2 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चन है वो सभी को प्रॉपर्टी के यूज से हमको प्रूव करने हैं, इक्वल टू 0 और वट एवर, विदाउट एक्सपांडिंग। मतलब एक्सपांडिंग नहीं करना है लास्ट में, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपांड किया था कि नहीं, ये फर्स्ट रो को लेके हमने एक्सपांड किया, ये तब जाके ये वाला सिंप्लीफाई हुआ और डिटर्मिनेंट का फॉर्म निकला वहाँ से। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म लास्ट में भी निकालने के लिए वी डोंट यूज एक्सपांसन, है ना? तो एक्सपांसन नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि ये सभी क्वेश्चन वैसे तो है ईजी, विदाउट एक्सपांसन भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो वहां पे लगी जाएगी ताकि आपका आंसर दिखाई दे, ठीक है? सो सोचो विदाउट एक्सपांसन कैसे ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाए विथ प्रॉपर्टी को यूज करके, ताकि प्रॉपर्टी की भी प्रैक्टिस हो जाए। मे बी क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऐसे भी आ सकते हैं कि चलो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन प्रूव करो, प्रूव दिस वन विथ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपांडिंग,
ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको एग्जैक्टली वहां पे विदाउट एक्सपांशन प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, तभी वो लोग 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं उसका, सभी का, ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। चलो ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। जस्ट लास्ट रो को मैंने 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर लिया और कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल होने की वजह से ये 0 हो गया, एंड यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 0 इक्वल होने की वजह से वो भी 0 हो गया। हैंस 0 + 0 = 0, दैट इज व्हाट आवर RHS। सेकंड वन में मैंने 2 मेथड से प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पे मे बी आप लोग ने कोई भी एक मेथड सोची होगी। पहली मेथड मैंने ये थोड़ी लंबी वाली, लेंथी वाली सोची है, जिसमें क्या है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के अंदर ऐड कर दिया, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 ऐड कर दिया, मतलब कॉलम 1 + कॉलम 2, कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 + कॉलम 2, मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 के अंदर डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ताकि ये B कैंसिल हो जाए, ये C कैंसिल हो जाए, ये A + A कैंसिल हो जाए। तो बचेगा क्या, आप देख सकते हो A - C, B - A, C - B, है ना, द रिमेनिंग एलिमेंट एज यू कैन सी। बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखते जाना है जब तक हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक। बाकी सेकंड एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिखा। अब नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि अगर मैं कॉलम 1 में से नेगेटिव कॉमन निकालूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा C - A, ये A - B, ये B - C, एज यू कैन सी। तो ऐसा करने से कॉलम 1 एंड कॉलम 3 दोनों इक्वल हो गई, हैंस 2 कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए आंसर 0। सो विदाउट एक्सपांशन वी कैन प्रूव इट लाइक दिस। ओके, एंड दूसरी मेथड ये है कि जैसे ये A - B है, B - C है, C - A है, तो अगर मैं सभी को एक ही रो में ले लूँ या फिर एक ही कॉलम में ले लूँ, मतलब अगर मैं ऐसा सोचूं कि कॉलम से सोचूं या कॉलम रो से सोचूं, दोनों में से एक ही आएगा। मैं अगर कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 में डाल दूं एंड कॉलम 1 के एलिमेंट को भी कॉलम 1 में डाल दूं, कॉलम 1 में, ठीक है, कॉलम 1 में, तो क्या हो जाएगा भाई? तो आप देख सकते हो यहाँ पे A - B + B - C + C - A, सिमिलरली बाकी सब रो में। तो एज यू कैन सी सभी A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, है ना, A - A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, एंड इसी तरह से बाकी दोनों में भी ऐसा ही हो रहा है। सो हैंस वी कैन सी ऑल द एलिमेंट इन दिस कॉलम इज 0 0 0। सो अगर एक ही कॉलम पूरे की पूरी 0 है या फिर एक ही रो पूरी की पूरी 0 है, तो डेफिनेटली उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये कॉलम से अगर एक्सपांसन करने भी जाए तो बाकी सब कुछ 0 into something is always 0, 0 into something is always 0, 0 into something is always 0। हैंस अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी की पूरी 0 है तो आंसर ऑलवेज 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ मैंने कंप्लीट करवा लिया है। जैसे फोर्थ मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था और थर्ड को भी लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है जो कि इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाया, 1 मिनट। ये थर्ड क्वेश्चन है और उसका आंसर मैंने ये वाली थियरी प्रॉपर्टी 6 के दौरान थी समझाया था, वही दौरान समझाया था, मतलब आपको आंसर, आपने मेथड सीख ली है, उसका आंसर भी लिख सकते हो। एंड फोर्थ का तो सॉल्यूशन मेरे पास अभी तो है नहीं, बट यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, मैंने याद हो तो कॉलम 2 को कॉलम 3 के अंदर ऐड कर दिया था ताकि ये AB + AC + BC बन जाए, BC + AB + AC बन जाए, AB + BC + AB बन जाए, और तीनों के तीनों एलिमेंट कॉलम 3 के अंदर सिमिलर है, तो मैं AB + BC + AC को कॉमन निकाल सकता हूँ। हैंस लास्ट कॉलम 1 1 1 बन जाएगी, और अगर लास्ट कॉलम 1 1 1 है और फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है तो दोनों कॉलम आइडेंटिकल, आंसर 0। देन क्वेश्चन 5 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया था ऑलरेडी, डिटरमिनेंट को स्प्लिट करने वाला रास्ता। लेकिन डिटरमिनेंट को स्प्लिट करने में मुझे 3-4 बार स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर पहली, सेकंड एंड थर्ड रो को एज इट इज़ रख के पहली रो को स्प्लिट करूँ, फिर इससे जो मुझे 2 डिटरमिनेंट मिले, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से सेकंड एंड थर्ड रो में जो भी एलिमेंट हो यहाँ पे वही है, बराबर। तो अगेन मैं सेकंड एंड थर्ड रो में से सेकंड वाली एलिमेंट को स्प्लिट करूँ, सेकंड वाली रो को स्प्लिट करूँ, तब भी अगेन थर्ड वाले में भी दोनों 2 एलिमेंट है, और अगेन इसमें भी ऐसा ही वापस थर्ड वाले रो को भी स्प्लिट करूँ तो मेरे पास 4 डिटरमिनेंट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी 4 आ जाएंगे, टोटल 8 डिटरमिनेंट आएंगे। मैंने बताया था एक थियरी में कि इससे मुझे टोटल 8 डिटरमिनेंट मिलने वाले हैं अगर मैं स्प्लिट करते जाऊँ तो मैक्सिमम। तो वो 8 डिटरमिनेंट में से
सिर्फ दो ही डिटर्मिनेंट बचेंगे, बाकी सब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे और वो दो डिटर्मिनेंट यही वाले होंगे, सिमिलर जैसे दिखाई देंगे और वो भी यही वाले होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, मतलब बाकी सब में आइडेंटिकल रो या कॉलम होने की वजह से जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गई मेथड 1, बट ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, उससे अच्छा है दूसरी मेथड यूज़ करते। ये भी लेंदी ही है बट एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन उससे कम है, एंड इट इज़ अगेन गुड सॉल्यूशंस। एज यू कैन सी, पहले जो भी है LHS लिख लिया, फिर सबको मैंने एक ही रो में डाल दिया, तो रो 1 बन गया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सभी को एक ही रो में डालना। ये एक्चुअल में सिमेट्रिसिटी जब भी दिखती है ना, तब ऐसा करने से फ़ायदा ही होगा। जैसे कि इसमें 2, ये B एक बार, ये दूसरी बार 2B, 2C एंड 2A, ओके, सभी दो बार हो गए, 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पे 2P प्लस 2Q प्लस 2R एंड 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, तो उसमें से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, आई गेट दिस वन। अब मैंने जैसे कि सेकंड रो एंड थर्ड रो में एलिमेंट कम है, फर्स्ट रो में ज़्यादा एलिमेंट है, A प्लस B प्लस C, तो मैं क्या सोचता हूँ कि चलो A प्लस B यहाँ से रिमूव किया जाए यूजिंग दिस वन। तो इसका यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर दिया, मतलब रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में सब्ट्रैक्ट करवा लिया, तो A प्लस B कैंसिल हो गया यहाँ से, P प्लस Q इसकी वजह से कैंसिल हो गया, X प्लस Y इसकी वजह से कैंसिल हो गया। सो क्या लिख सकते हैं, रो 1 में क्या चेंज हुआ, रो 1 बिकम रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। सो ऐसा करने से यहाँ पे C बचा, सिर्फ R बचा और सिर्फ Z बचा, ओके। फिर ये C को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके रो 2 में डाल दिया, ठीक है, रो 2 में डाल दिया, तो क्या हुआ, ये C कैंसिल, यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Z कैंसिल हो जाएगा। तो एज यू कैन सी रिमेनिंग एलिमेंट आर A P Q, ठीक है ना। हाँ, किस में चेंज होगा, रो 2 में ही चेंज होगा, तो रो 2 में ही सिर्फ C R Z कैंसिल किया है, रो 1 का यूज करके किया है, इसलिए रो 1 के एलिमेंट को कैंसिल मत कर देना, वहां पे सिर्फ 0 0 मत लिख लेना, वो तो एज इट इज ही रहता है, पता है ना। रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1, एंड नाउ रो 3 को यूज करके मैंने रो 3 को माइनस में मल्टीप्लाई करके रो 3 में डाल दिया, तो ये x भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, CRZ AP X एज इट इज, एंड जो बचे कुछ एलिमेंट है PQY। अब ये जो है ना वो डायरेक्टली RHS नहीं है, यहाँ पे जो RHS है वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सो मुझे साइक्लिक इंटरचेंज करना पड़ा। साइक्लिक इंटरचेंज या फिर अगर वो रो इंटरचेंज 2 बार करता हूँ तो भी चल जाता है, जैसे मैंने ये वाले रो इंटरचेंज 2 बार किए, या फिर उसको मैं साइक्लिक इंटरचेंज करूँ, क्योंकि CRZ लास्ट रो में होनी चाहिए, BQY सेकंड में होनी चाहिए और APX फर्स्ट में होनी चाहिए, तो वही उसी वजह से साइक्लिक इंटरचेंज कर लिया, तो मुझे डायरेक्टली RHS मिल गया देखने को। आप देख सकते हो वहाँ पे जो क्वेश्चन का RHS है और वो यहाँ पे मैच करने के लिए साइक्लिक इंटरचेंज से पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सो साइक्लिक इंटरचेंज करने की वजह से माइनस 2 बार वापस आता है, इसलिए आगे कुछ चेंज होगा नहीं साइन में, क्योंकि हम 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो मुझे बताना लाइव लेक्चर में कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मुझे पक्का बताना है आपको, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट साइक्लिक इंटरचेंज में और रो टू रो इंटरचेंज 2 बार करने में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है 6th वन, इसको प्रूव करने का कुछ अलग ही रास्ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में इस तरह की पैटर्न दिखाई दी थी, पूरी की पूरी डायगोनल 0 0 है और ये दोनों एलिमेंट सिमेट्रिक है, देखो सॉरी रिफ्लेक्टिव एलिमेंट ऑपोजिट है, तो ये एक्चुअल में स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट का फॉर्म आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 प्रूव करना है तो एक ही रास्ता है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये रास्ता हमेशा ही यूज़ करना। सबसे पहले तो इसको डी एज्यूम कर लो, जो भी क्वेश्चन में उसको डी एज्यूम कर लो, लेट डी इज इक्वल टू दिस वन। देन सभी रो में से पहले नेगेटिव कॉमन निकाल लो, तो रो 1 बिकम ये 0 माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, मतलब रो 1 में से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया तीनों में से, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये -1/3 मतलब 3 बार कॉमन निकला तो -1 3 बार हो गया, तो -1/3 इट बिकम अगेन -1। अब मैं रो टू कॉलम इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो मतलब पहली रो को पहली कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम,
ऐसा करने की वजह से वापस ये जो है ना वो डी हो गया, वापस आप देख सकते हो जो डी है वही वापस यहाँ पे आ गया। सो इट बिकम डी इक्वल टू -1 इंटू डी। सो डी इक्वल टू माइनस डी बिकम 2d, ये माइनस डी इस तरफ जाएगा तो 2d इक्वल टू 0, हैंस डी इक्वल टू 0। सो डी क्या है तो वापस वही जो डिटर्मिनेंट है वही, सो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, खत्म। और 7th वन में क्या है, सबसे पहले मैंने सभी रो में से ए बी बी एंड सी सी कॉमन निकाल लिया। तो पहली रो में से ए कॉमन, दूसरी रो में से बी एंड तीसरी रो में से सी कॉमन निकाल लिया। ओके, ये जो कॉमेंट है वो आपको पता चल गई होगी अभी। तो ए कॉमन निकाला मतलब ए से डिवाइड किया रो 1 को, बी से डिवाइड किया रो 2 को एंड सी से डिवाइड किया रो 3 को। देन मुझे कॉलम में ए दिखाई दे रहा है सभी में, यहाँ पे बी दिखाई और यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है। तो अगेन कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी, कॉलम 3 में से सी कॉमन निकाल के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब इसमें से अगेन रो 1 को रो 1 में रो 2 ऐड कर दिया और रो 2 में रो 3 ऐड कर दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए। जैसे ये -1 1 0, 1 -1 0 यहाँ पे एंड 1 + 1 2, वैसे ही यहाँ पे 1 + 1 2, -1 और 1 0, 1 एंड -1 0। सो रो 2 एंड रो 1 में रो 1 में चेंज किया है मैंने ये ऑपरेशन के लिए वजह से, एंड देन एक्सपांड कर दिया लास्ट फर्स्ट रो को लेके, क्योंकि कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आइडेंटिकल रो वाला या फिर कोई पूरे की पूरी जीरो कॉलम वाला या रो वाला, कोई रास्ता डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो एट लास्ट यू कैन यूज एक्सपांशन रूल। यूजिंग फर्स्ट रो आई हैव एक्सपांड, देन आई गॉट दिस आंसर। सो दैट इज व्हाट द RHS। सो बाय दिस वे आई हैव कंप्लीटेड 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। और आगे 8 से लेके आगे वाले सब क्वेश्चंस एक बार आप अगर खुद से कोशिश करते हो जाता है तो ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो मैं कल वाले वीडियो में डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो सभी के सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।